अब जैसे ये एक आईसी है और ये 805 माइक्रोप्रोसेसर तो नहीं है, लेकिन ये भी 40 पिन की ही आईसी है और माइक्रोप्रोसेसर 805 भी देखने में बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं ये साइड में ये जो आपको ये नज़र आ रही हैं, ये पिन्स हैं इनकी। ये 20 पिन्स इस साइड है और 20 पिन्स इस साइड है। तो जो मैं अभी तक समझाया एड्रेस बस का मतलब क्या हुआ कि इन पिन्स में से 16 पिन जो होंगी, क्योंकि एड्रेस बस कितने बिट का है, 16 बिट का है, तो इनमें जो 16 पिन्स होंगी, 16 पिन डेडिकेटेड होंगी किसी दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, एड्रेस के लिए। ठीक है। और इनमें से 8 पिन्स, कोई 8 पिन डेडिकेटेड होंगी जो कि डेटा के लिए, कम्युनिकेशन के लिए काम में आएंगी प्रोसेसर से दूसरे डिवाइस के बीच में। ठीक है। इसी तरह से इनमें से जो है कोई एक पिन हो सकता है कि वो RD बार हो। भाई मैंने यहाँ पे WR बार केवल यूज़ किया है, तो हो सकता है WR बार हो, एक हो सकता है RD बार हो। तो ऐसे ही ये पिन्स हो सकते हैं। तो एक्चुअल में जो पिन डायग्राम है वो देखिए यहाँ बना हुआ है। मतलब अगर आप ये 805 माइक्रोमीटर से अगर आप मानते हैं, तो ये जो नीचे की ये जो 22 मतलब 12 से लेकर 19 तक की ये जो पिन्स हैं, तो यहाँ 12 से 19 तक की जो पिन आएंगी उनका नाम क्या है, AD0, AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7 है। ठीक है। और इस साइड आप देखेंगे ये A8 से A15 जो ये बन रहा है, ये क्या है हमारा, ये एड्रेस बस कहलाता है। अब इसमें एक चीज़ आप देख लें कि जो एड्रेस बस है हमारा, वो जो है वो 16 बिट का होगा और ये जो है A0, A1, A2 ये टोटल ये 16 बिट है। मतलब ये जो मैंने यहाँ एड्रेस बस बोला है ना, यहाँ क्या ये 16 वायर होंगे। आप देखो यहाँ पे आप अभी यहाँ D को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आपके लिए याद रखो A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A15, ये सारे क्या है, ये हमारी एड्रेस बस कहलाती है। ठीक है। इसके बाद हमारी 8 बिट की जो है 805 माइक्रोप्रोसेसर के पास 8 बिट की डेटा बस होती है, जो कि D0 से D7 कहलाती है। 8 बिट हो गई ये। तो अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक साथ लिखा हुआ, AD0 लिखा हुआ है, AD1 लिखा हुआ है, AD2 लिखा है। मतलब ये है कि ये एक ही पिन है जो एड्रेस की तरह भी काम करती है और यही पिन डेटा की तरह भी काम करती है। मतलब कि अगर आप इन दोनों को एक साथ मिला दें, इतने पोर्शन को, मतलब अगर ये 16 बिट का एड्रेस बस है, तो जो लोअर 8 बिट है वो डेटा बस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लेक्स। क्यों? क्योंकि एक पिन है और उस पर दो काम है, वो एड्रेस की तरह भी बिहेव कर रहा है और वो डेटा की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो ये कहलाती है मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा बसेस कहलाते हैं। मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा बस कहलाते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो ये पिन्स हैं, यहाँ पे एड्रेस भी होता है और यहाँ डेटा भी होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर एड्रेस कब होता है और डेटा कब होता है। तो आप ये याद रखेंगे हमेशा जो फर्स्ट टी स्टेट होता है, फर्स्ट टी स्टेट। अब ये क्या है, आगे अभी हम आगे से और भी तो पढ़ेंगे, तो जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कुछ चीज़ें हमें वहाँ पे सीखने को मिलेंगी, पता चलेगा। तो जो फर्स्ट टी स्टेट होता है, तो फर्स्ट टी स्टेट में हमेशा जो होता है, इन AD0 से AD7 पिन्स पे हमेशा क्या होता है, एड्रेस बिट्स होती हैं। पहले हमेशा वहाँ क्या आएंगी, एड्रेस बिट्स आएंगी। और फर्स्ट टी स्टेट के बाद जो है उन्हीं पिन्स पे आएंगी डेटा बिट्स। मतलब पहले यहाँ पे एड्रेस बिट्स आएगा, उसके बाद डेटा बिट्स आएगा। तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि तो सर अगर फर्स्ट स्टेट पे ही केवल एड्रेस रहेगा और फिर वहाँ पे डेटा आ जाएगा, तो एड्रेस बिट तो वहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि पहले वहाँ एड्रेस आया, अब इसी पे डेटा बिट आ जाएगा। हाँ, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम इस एड्रेस बिट्स को पहले स्टोर कर लेते हैं। मतलब इन पिन्स पे एड्रेस आ गया, अब डेटा आए उससे पहले ही हम इन एड्रेस बिट्स को कहीं सेफली स्टोर कर लेते हैं, जिसे हम लोग यूज़ करते हैं लैच। हम इसे लैच में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। मतलब हमारे पास एड्रेस भी अवेलेबल है, डेटा भी अवेलेबल है। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे इन पिन्स पे ये क्या है, ये ऐसे ही माइक्रोप्रोसेसर ही है ना, तो इसकी ये पिन्स हैं। इन पिन्स पे अंदर से माइक्रोप्रोसेसर क्या पुट कर रहा है, यहाँ पे जो 8 बिट है वहाँ पे पहले एड्रेस आएगा और 1 टी स्टेट के लिए आपको बता दो, जो टी स्टेट होता है माइक्रो सेकंड्स में होगा। मतलब माइक्रो सेकंड्स के लिए वहाँ पे केवल क्या आएगा, एड्रेस आएगा। उसके बाद फिर कुछ माइक्रो सेकंड के लिए वहाँ पे डेटा रहेगा। तो उन पिन पे जब एड्रेस आएगा तो तुरंत ही हम क्या करेंगे, उसे स्टोर कर लेंगे। और ये स्टोर हम जो करेंगे किसकी हेल्प से करेंगे, हम ALE की हेल्प से करेंगे। ALE क्या कहलाता है, ALE कहलाता है एड्रेस लैच इनेबल। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जो एड्रेस बस था और डेटा बस था, मल्टीप्लेक्स था, और पहले यहाँ पे एड्रेस आता है, फिर बाद में यहाँ पे डेटा आता है।
हायर ऑर्डर जो 8 बिट के एड्रेस बस होते हैं उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, वो सेपरेट होते हैं। तो कहने मतलब अगर हम इस डायग्राम में ध्यान दें तो मतलब ये हुआ कि सर ये जो एड्रेस बस मैंने यहाँ बना दिया है, ठीक है, तो इसमें 8 बिट का एड्रेस बिट लोअर वाला भी होगा और 8 बिट का अपर वाला भी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ अपर वाला होगा और लोअर वाला इसके साथ मल्टीप्लेक्स होगा इन रियलिटी, ठीक है। और हमें इसे सेपरेट करना पड़ेगा, जो आगे कहलाता है डी मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस, उसके बारे में भी हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो ये पिंस आई होप समझ में आ गया होगा कि ये एड्रेस लाइन और डेटा लाइन होती हैं और ये केवल एड्रेस लाइन होती हैं। अब बात करते हैं एएलई की। तो एएलई क्या है, एएलई जो है हमारा ये कहलाता है एड्रेस लैच इनेबल। एएलई पिन कहलाता है एड्रेस लैच इनेबल। और ये किस काम में आता है, ये आपको अब तक पता हो गया होगा। एएलई इस काम में आता है कि जो यहाँ पे एड्रेस और डेटा बस एक ही पिन पे हैं, इनमें से एड्रेस को अलग करने के लिए और डेटा को अलग करने के लिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डी मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस। मतलब एएलई का काम क्या है, एड्रेस बस और डेटा बस को अलग करना। बेसिकली अलग क्या करना है, यहाँ पे पहले एड्रेस आया तो उस एड्रेस को स्टोर कर लेना है। तो उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, एएलई सिग्नल का यूज कर रहे हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जब जब एएलई की वैल्यू 1 होगी तो 80 to 87 जो है, 80 to 87 जो है, यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे एड्रेस मिलेगा। और जब एएलई की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे जो 80 to 87 है, इन पिन से मुझे क्या मिलेगा, इन पिन से मुझे डेटा मिलेगा, ठीक है। और एड्रेस डेटा क्या है वो मैं यहाँ समझा चुका हूँ। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ये जान लीजिए कि जब भी हम लोग किसी डिजिटल डिवाइस की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसे पावर सप्लाई देना पड़ता है। तो मतलब अगर ये आईसी है, मैं इसे चाहता हूँ यूज़ करना, या अगर 805 माइक्रोप्रोसेसर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले से सप्लाई देना पड़ेगा। तो जो ये वाली पिन है जो कि यहाँ डायग्राम में बना हुआ है VCC, ये हम क्या प्रोवाइड करते हैं, +5 वोल्ट। 805 माइक्रोप्रोसेसर कितने वोल्ट पे काम करता है, 5 वोल्ट पे। और जो ये वाली पिन है यहाँ पे, ये VSS होता है, इसे हम क्या सप्लाई करते हैं, ग्राउंड सप्लाई करते हैं। तो पावर सप्लाई कितनी लगानी है, +5 वोल्ट और ग्राउंड, राइट। उसके बाद ये जो पिन है X1 और X2, X1 X2 पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्रिस्टल ऑक्सीलेटर कनेक्ट करना पड़ता है। क्रिस्टल को XTL भी लिख सकते हो, या आपका मन हो तो क्रिस्टल लिखो। तो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर हमें कनेक्ट करना पड़ता है। बेसिकली क्या है, माइक्रोप्रोसेसर के अंदर जो है क्लॉक जनरेशन की पूरी सर्किटरी बनी हुई है, लेकिन उस क्लॉक जनरेशन को भी जो है बाहर से कुछ जो है पल्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पल्सेस प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम X1 X2 के बीच में क्रिस्टल ऑक्सीलेटर को कनेक्ट कर देते हैं। और इसके बारे में आप याद रखिएगा कि जितनी फ्रीक्वेंसी आप क्रिस्टल ऑक्सीलेटर की रखते हैं, ठीक है, जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी होती है, सिस्टम की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, अंदर माइक्रोप्रोसेसर जिस फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, कि दो अलग चीजें हैं। यहाँ आपने क्या कनेक्ट किया है और अंदर क्या वर्क हो रहा है। तो जो आपने बाहर कनेक्ट किया, अगर मैं उसे F से कह रहा हूँ, इसे मैंने F क्रिस्टल लिखा है, और अंदर जो माइक्रोप्रोसेसर जिस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, अगर मैं उसे F सिस्टम कह रहा हूँ, तो हमेशा क्या होता है, F/2 होता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि जो अंदर की फ्रीक्वेंसी होती है वो बाहर की फ्रीक्वेंसी की हाफ होती है। तो अगर एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे अगर 6 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल ऑक्सीलेटर लगाया है, ठीक है, तो उस केस में जो अंदर फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है, वो हमारी हो जाएगी 6/2, दैट इज इक्वल टू 3 मेगाहर्ट्ज। अगर हमने क्रिस्टल ऑक्सीलेटर कितने का यूज किया है, 6 मेगाहर्ट्ज का यूज किया है। तो इन जनरल जो 805 माइक्रोप्रोसेसर जो है वो अप टू 3 मेगाहर्ट्ज काम करता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, तो डिफरेंट वर्जन्स के जो है जो क्लॉक फ्रीक्वेंसीज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है, और आपने अपनी लैब में जो माइक्रोप्रोसेसर किट्स देखी होंगी वहाँ पे कभी इस साइज़ का या इससे बड़े साइज़ का भी स्टील केसिंग में जो है आपने क्रिस्टल ऑक्सीलेटर देखा होगा। तो यहाँ 1-2 के बीच हम क्या करते हैं, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर कनेक्ट करते हैं, साथ हमें अदर सर्किटरी भी, कैपेसिटर भी कनेक्ट करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि हमें हमेशा जो है X1 X2 के बीच में क्रिस्टल ऑक्सीलेटर ही लगाना है। अगर हमारे पास जो है अदर जो है सोर्सेस अवेलेबल हैं क्लॉक के, ठीक है, तो इनमें से हम केवल X1 पे जो है वो सोर्स लगा सकते हैं और X2 को हम ओपन रख सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं RD बार और WR बार सिग्नल की। तो ये आपने अभी देखा कि इस वाले केस में अगर माइक्रोप्रोसेसर को यहाँ से यहाँ डेटा भेजना था,
ठीक है, यहाँ से कोई 8 बिट डेटा माइक्रो प्रोसेसर इसको अगर ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उसने पहले इसका एड्रेस बस पे रखा, इससे क्या हुआ, ये इनेबल हो गया। और भी डिवाइसेस हैं बट ये इनेबल नहीं हुए, केवल ये इनेबल हो गया। फिर माइक्रो प्रोसेसर जो डेटा उसे भेजना चाहता है उस डेटा को डेटा बस पे रख दिया। ये सारी इंटरनल प्रोसेसिंग होती है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर ऐसा डिज़ाइन किया गया, ऐसा अपने आप काम होता है। उसके बाद जो है माइक्रो प्रोसेसर यहाँ से WR बार सिग्नल को लो कर देगा। मतलब ये जो WR बार यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये कनेक्टेड होगा इस डिवाइस के साथ, और माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे इंटरनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बार का मतलब क्या हुआ, मतलब कि ये 0 आने पे एक्टिव होगा और 1 आने पे एक्टिव नहीं रहेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे क्या करेगा, 0 सेंड कर देगा। जब यहाँ 0 सिग्नल सेंड कर देगा तो यहाँ जो है ये वाला डेटा रिसीव हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये तो WR बार की कहानी हुई। RD बार के केस में अगर माइक्रो प्रोसेसर को यहाँ से कोई डेटा अपने पास लाना है तो वो रीड कहलाएगा। तो उसके लिए माइक्रो प्रोसेसर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ भी एड्रेस बस होगा। अब ध्यान रखिएगा, ये मैंने 3 एड्रेस बना दी, बट एक्चुअली क्या है, ये सारे के सारे इन्हीं 80 से 815 पे कनेक्ट होंगे। मतलब इस डिवाइस का भी एड्रेस बस यहीं आना है सारा, इस डिवाइस का भी। देखिए माइक्रो प्रोसेसर सही तो सारे कनेक्टेड है ना, तो ये सारे जो है आके इन्हीं पे कनेक्शन होना है सारे के सारे। तो अब फिर से यहाँ क्या है, माइक्रो प्रोसेसर इससे कम्युनिकेट करना चाहता है तो एड्रेस बस पे इस वाली डिवाइस का एड्रेस रखेगा। उसके बाद इसको डेटा वहां भेजना है, राइट। तो ये डेटा तब तक जो है वहां नहीं, मतलब इस डेटा बस पे ये डेटा नहीं रख देगा। उसके लिए माइक्रो प्रोसेसर की तरफ से सिग्नल आएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है, मान लीजिए ये ऐसे सिग्नल आ रहा है, तो माइक्रो प्रोसेसर ने इसे यहाँ सिग्नल भेज दिया, और वो सिग्नल क्या भेजा उसने, RD बार का। ये रीड, माइक्रो प्रोसेसर रीड करना चाहता है। तो जब RD बार का सिग्नल इस डिवाइस के पास पहुंचेगा तब ये डिवाइस जो है यहाँ पे डेटा अपना पुट कर देगा, और जैसे यहाँ ये डेटा पुट कर देगा माइक्रो प्रोसेसर इससे रीड कर लेगा। अब यहाँ रीड राइट के केस में आप ये देख लीजिए कि जब माइक्रो प्रोसेसर के पास आप कोई डेटा, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कोई डेटा अगर आ रहा है तो इस ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं रीड ऑपरेशन। और अगर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर से बाहर कहीं डेटा जा रहा है तो ये हमारा कहलाता है राइट ऑपरेशन। इसीलिए RD बार WR बार आप समझ लीजिए, जब यहाँ से डेटा यहाँ जाना था तो वो रीड कहलाया, और जब यहाँ से डेटा यहाँ जाना था तो वो राइट कहलाया। तो WR बार वहाँ यूज हुआ और यहाँ RD बार यूज हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा IO/M बार सिग्नल। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। IO/M बार का मतलब क्या हो गया, ये हो गया इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी। इनपुट आउटपुट या मेमोरी। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है, हो सकता है जब माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस को रन करता रहता है। तो अगर यहाँ से यहाँ कोई डेटा ट्रांसफर होना है तो किसके थ्रू हो रहा है, कम इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस ऐसे लिखे हुए जिन्हें माइक्रो प्रोसेसर फॉलो कर रहा होगा। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है एट अ टाइम मेमोरी के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, या मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन रन कर रहा है, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन रन कर रहा है। ये बताने के लिए हमारे पास IO/M बार एक स्टेटस सिग्नल के रूप में अवेलेबल होता है। तो मतलब कि अगर इस पिन पे, ये जो पिन है यहाँ अगर 1 है तो 1 का मतलब इनपुट आउटपुट, मतलब माइक्रो प्रोसेसर बतला रहा है, आउटर वर्ल्ड को बता रहा है कि जो है यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन वो रन कर रहा है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड है। और अगर यहाँ पे 0 है तो इंस्ट्रक्शन क्या है, मेमोरी से रिलेटेड है। इसके बाद आता है S0 एंड S1। ये भी हमारे जो है स्टेटस सिग्नल में आते हैं, और बेसिकली इनके लिए एक जो है टेबल है जो आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे ये बहुत कोई टफ चीज़ नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि जो S1 S0 है इनकी वैल्यूज़ क्या रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे 10 जब भी होगा तो वो रीड होता है, यहाँ 10 है तो ये रीड है, यहाँ भी 10 है तो वो रीड है। 01 है तो वो राइट होगा, यहाँ भी 01 है तो वो राइट होगा। अभी आप इसे IO/M बार हटा दीजिए, केवल आप ये देखिए 10 है तो वहाँ रीड होना है, 01 है तो राइट होना है। और उसके बाद जो है, जो ये 11 है, एक केस में जो है जब ये इसके साथ मिलता है तो ऑपकोड फेच बन जाता है, और जब ये इसके साथ मिलता है तो इंटरप्ट एक्नॉलेज बन जाता है। अल्टीमेटली कहना मतलब ये है, IO/M बार में 0 क्या बतला रहा है कि मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन है, और 11 क्या बतला रहा है, अगर ये आप 0 11 पाते हो एक साथ तो इसका मतलब हुआ कि ऑपकोड फेच ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ऑपकोड फेच क्या होता है, जो भी आप इंस्ट्रक्शन जो है मेमोरी में लिखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन को उठा के अपने पास लाता है, यही प्रोसेस ऑपकोड फेच कहलाता है। तो ऑपकोड फेच जब हो रहा होगा, जब माइक्रो प्रोसेसर जो है इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड उठा के अपने पास मेमोरी से ला रहा होगा, तो उस समय अगर आप IO/M बार सिग्नल पे चेक करेंगे तो वहाँ 0 मिलेगा, S1 1 मिलेगा और S0 भी 1 मिलेगा। अगर मेमोरी रीड ऑपरेशन हो रहा है, जैसे
अगर किसी मेमोरी से कोई डेटा रीड हो रहा है वहाँ से, तो उस केस में आपको यहाँ जीरो IO ऑब्लिक एम बार जीरो मिलेगा, S1 जो है 1 मिलेगा और S0 0 मिलेगा। तो ये टेबल है, ये जो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो बात आती है वो है इधर सारे सिग्नल्स हो गए। अब बात करते हैं हम लोग इंटरप्ट की बात कर लेते हैं पहले। ये जो हमारे सिग्नल्स हैं ट्रैप से लेकर के INTA बार तक, ये सारे इंटरप्ट के अंदर आते हैं, राइट। तो इंटरप्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप जो है चेक कर सकते हैं। वहाँ इंटरप्ट आपको समझ में आएगा क्या होता है इंटरप्ट। एक्चुअल मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें वहाँ समझाई हुई हैं। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो करता क्या है। माइक्रो प्रोसेसर हमेशा इंस्ट्रक्शंस को रन करता है, अपने आप माइक्रो प्रोसेसर कुछ नहीं करता। अगर आप केवल एक माइक्रो प्रोसेसर मार्केट से खरीद के ले आए हैं और आप उसे कनेक्शन कर दीजिए तो कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि उसे क्या चाहिए, उसे इंस्ट्रक्शंस चाहिए। और वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ होते हैं, वो मेमोरी में हम लोग लिखते हैं। आप जो प्रोग्राम लिखते हैं अपनी कॉपियों में और फिर जाके लैब में उसे आप किट पे रन करते हैं, तो हम जो प्रोग्राम लिख देते हैं माइक्रो प्रोसेसर स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, पहला इंस्ट्रक्शन उठा के अपने पास लाता है, उसे एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे लगातार एग्जीक्यूट करता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है अगर सीरियल वाइज इंस्ट्रक्शन रन करता जा रहा है तो हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि आपने माइक्रो प्रोसेसर को कोई इंस्ट्रक्शन लिखा। ये एक इंस्ट्रक्शन मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए आपने ये एक इंस्ट्रक्शन लिखा, मैं इसे इंस्ट्रक्शन 1 कह देता हूँ। आपने जो है पहला इंस्ट्रक्शन लिखा माइक्रो प्रोसेसर के लिए, कुछ भी हो सकता है, जैसे MBI A,0H हो गया, कुछ भी, ठीक है। तो उसके बाद आपने दूसरा इंस्ट्रक्शन लिखा, फिर आपने तीसरा इंस्ट्रक्शन लिखा। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या, ये कहाँ लिखा है, मेमोरी में लिखा है। और माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर पहला इंस्ट्रक्शन उठा के लाएगा, उसे रन करेगा, जब एक खत्म हो गया तो दूसरा ले आएगा, सीक्वेंसली रन करता है, फिर तीसरा लाएगा। और मान लीजिए चौथे में आपने क्या किया, आपने चौथा जो लिखा है उसमें आपने कह दिया कि वापस 1 पे जाओ। जब आप देखो तो माइक्रो प्रोसेसर जैसे ही ऑन होगा वैसे ही वो हमेशा इसी लूप में रहेगा, वो बाहर कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बाहर, क्योंकि आप ही ने तो कहा, आपने कहा ये रन करो, ये रन करो, ये रन करो, फिर यहाँ चले जाओ। तो माइक्रो प्रोसेसर कभी इस लूप से बाहर नहीं आएगा। ऐसे केस में अगर आप फिर भी कोई इमरजेंसी है मान लीजिए और आप चाहते कि नहीं मेरे को कुछ और इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं और मुझे उन इंस्ट्रक्शंस को रन कराना है, तो ऐसे केस में जो फिनोमिना यूज होता है वो कहलाता है हमारा इंटरप्ट। इंटरप्ट से क्या होगा, इंटरप्ट से जो माइक्रो प्रोसेसर इस लूप में है वो रुक जाएगा। मतलब मान लिया माइक्रो प्रोसेसर ये वाला अभी इंस्ट्रक्शन रन कर रहा है और तभी जो है इनमें से ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5, INTR, इनमें से किसी पिन पे एक इंटरप्ट सिग्नल आया। इंटरप्ट सिग्नल का मतलब क्या हुआ, मतलब या तो हाई सिग्नल, एक्चुअल में ये डिटेलिंग आपको पढ़नी पड़ेगी। ये जो सारे पिन्स हैं सबकी स्पेसिफिकेशन है, कोई हाई पे रन करता है, कोई हाई टू लो जाने पे सिग्नल मानता है, कोई लो से हाई जाने पे सिग्नल मानता है। तो अगर इन पिन पे इंटरप्ट आया तो जो प्रोग्राम रन हो रहा था वो रुक जाएगा और हर एक से रिलेटेड एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन लिखा होगा वो इंस्ट्रक्शन रन होने लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप एक लूप को, मतलब माइक्रो प्रोसेसर अगर एक लूप में है या कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रन कर रहा है और उसे छोड़ के माइक्रो प्रोसेसर को इस लूप से बाहर निकलना है और कुछ और इंस्ट्रक्शंस को रन करना है, तो उस केस में क्या यूज़ करते हैं, इंटरप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जनरली यहाँ जो बताने की चीज़ है वो इनकी प्रायोरिटी है। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होती है वो ट्रैप की होती है। मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी मतलब अगर सारे एक साथ आ जाए तो सबसे पहले कौन माइक्रो प्रोसेसर किसे जो है प्रायोरिटी देगा, ट्रैप को। पहले ट्रैप से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है उसे रन करेगा। इसके बाद जो है सेकंड नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है 7.5, उसके बाद आता है 6.5 और फिर आता है 5.5 और लास्ट प्रायोरिटी है INTR की। यहाँ शॉर्टकट में बता दें कि 1, 2, 3, 4 ये जो 4 इंटरप्ट हैं ये सारे वेक्टर्ड इंटरप्ट हैं। वेक्टर्ड इंटरप्ट का मतलब क्या होता है कि इनके साथ कोई ना कोई एड्रेस है, मतलब जहां मुझे इंस्ट्रक्शन लिखने हैं उनके एड्रेस इनके साथ गिवन है। लेकिन इंटरप्ट या INTR जो है हमारा नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट कहलाता है। अब इनकी डिटेलिंग हम बाद में बात करेंगे। INTA बार क्या चीज़ होता है, ये होता है इंटरप्ट एक्नॉलेज। INTA बार क्या होता है, INTA बार होता है इंटरप्ट एक्नॉलेज। और ये क्या चीज़ है, ये हमेशा जो है INTR के साथ ही यूज़ होता है और किसी के साथ यूज़ करने की जरूरत नहीं आती है। ये INTR के साथ यूज़ होता है। और ये क्यों यूज़ होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबके साथ एड्रेस है लेकिन INTR के साथ तो कोई एड्रेस नहीं है। तो जब INTR सिग्नल, इस पर कोई सिग्नल आएगा, इस पर कोई इंटरप्ट आएगा, तो उस केस में
जो है प्रोग्राम कहाँ लिखना है मुझे, तो उसके लिए जो है हम INT-A बार का यूज़ करते हैं। फिलहाल शॉर्टकट में आप ये जानिए कि INT-A के साथ हमेशा INT-A बार का यूज़ करते हैं इंटरप्ट एक्नॉलेज का, राइट। तो ये हमारे इंटरप्ट के पिन हो गए। इसके बाद आप देख सकते हैं SOD और SID, इनका जो फुल फॉर्म है यही अपने आप में बताएगा कि ये क्या कर रहे हैं। SID का मतलब होता है सीरियल डेटा इनपुट, सीरियल डेटा इनपुट, और SOD का मतलब होता है सीरियल आउटपुट डेटा, सीरियल आउटपुट डेटा। यहाँ सीरियल इनपुट डेटा होगा, मैंने डेटा पाई, सीरियल इनपुट डेटा। तो SID का मतलब क्या है, यहाँ पे बिट बाय बिट, मतलब पहले एक बिट फिर दूसरा बिट फिर तीसरा बिट यहाँ पे आ सकता है। इस पिन का यूज़ हम करते हैं सीरियल कम्युनिकेशन में। इन दोनों पिन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, इन दोनों पिन का यूज़ करते हैं हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन में। सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, सीरियल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक बार में एक बिट ट्रांसफ़र होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप A ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो A क्या होता है, इसका हेक्सा में कोड जो होता है, स्काई कोड, वो 41H होता है। तो 01000001। तो आप अगर कहीं A ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो एक्चुअली में आपको क्या ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ये कोड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ये सारे की सारी वैल्यू अगर एक क्लॉक में एक साथ ट्रांसफ़र हो जा रही है तो ये क्या कहलाएगा, पैरेलल कम्युनिकेशन कहलाएगा। और अगर बारी बारी, मतलब पहले क्लॉक में 1 गया, अगले क्लॉक में 0 गया, फिर क्लॉक में 0 गया, अगर बिट बाय बिट ट्रांसफर हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये सीरियल कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो जब इस पिन पे आप बाहर से किसी पेरिफेरल डिवाइस से बिट बाय बिट, मतलब पहले 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0, ऐसे कोई डेटा अगर आपको जो है रिसीव करना है तो आप इस पिन का यूज़ करोगे। और अगर माइक्रो प्रोसेसर से इसी तरह से सीरियली कोई डेटा सेंड करना है पेरिफेरल डिवाइस को तो आप SOD पिन का यूज़ करोगे। मतलब शॉर्टकट में क्या हुआ, SID पिन का यूज़ हम लोग करते हैं सीरियल डेटा इनपुट के लिए, और SOD का यूज़ करते हैं सीरियल डेटा आउटपुट के लिए। अब हम लोग बात करते हैं रेडी पिन की। रेडी पिन क्या होता है, तो बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ हम लोग जो है या तो हायर स्पीड डिवाइस को या कंपेरेटिवली स्लोअर स्पीड डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। तो जब माइक्रो प्रोसेसर के साथ, जब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के साथ ऐसी किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं जिसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। ये क्या कहने मतलब, भाई माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ये माइक्रो सेकंड्स में काम करता है, मतलब इसके इंस्ट्रक्शंस जो रन होते हैं वो माइक्रो सेकंड्स में होते हैं। तो अगर आप इसके कंपेरेटिवली जो दूसरी डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, अगर उसकी स्पीड हमारे माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड के साथ मैचिंग में नहीं है, दूसरा पेरिफेरल क्या हमारा स्लो है, अगर वो स्लो वर्क करता है, तो ऐसे केस में रेडी पिन का यूज किया जाता है। जब रेडी पिन पे जो है हाई सिग्नल आता है तो उस केस में माइक्रो प्रोसेसर जो है अपने इंस्ट्रक्शन जो वो रन कर रहा होता है उसे स्टॉप कर देता है और वो वेट स्टेट में चला जाता है, और वो वेट करता है जब तक यहाँ पे दोबारा से जो है जीरो सिग्नल नहीं आ जाता, लो सिग्नल नहीं आता, तब तक माइक्रो प्रोसेसर जो है रन, तब तक इंस्ट्रक्शन वो रन करता रहता है। और जैसे इस पे 1 आएगा तो माइक्रो प्रोसेसर जो है रन नहीं करेगा, वो अपने स्टेट में रुक जाएगा, वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। नेक्स्ट आता है होल्ड एंड HLDA। जैसे रेडी के साथ कहानी थी कि रेडी पिन जो है वो यूज होता है स्लोअर पेरिफेरल के साथ, उसी तरह से जो है जो होल्ड है ये तब यूज में आता है जब माइक्रो प्रोसेसर कनेक्ट होता है हायर स्पीड के पेरिफेरल के साथ। जैसे एक एग्जांपल इसका है, इसका एग्जांपल है जैसे कि हमारा DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर, DMA कंट्रोलर जो होता है हमारा, जब हम लोग DMA कंट्रोलर को यूज़ करते हैं तो DMA कंट्रोलर क्या होता है, ये मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ में आता है। तो ये एक हाई स्पीड डिवाइस है। तो जब DMA कंट्रोलर को हम 805 से इंटरफेस करते हैं तो उस केस में इन दो पिंस का यूज़ होता है। मतलब जब DMA कंट्रोलर 805 माइक्रोप्रोसेसर के डेटा बस और एड्रेस बस पे अपना कंट्रोल करना चाहता है तो उस केस में ये होल्ड पे एक रिक्वेस्ट भेजता है, और उसके जो है जवाब में, उसके जो है आंसर में 805 माइक्रोप्रोसेसर HLDA सिग्नल पे जो है HLDA पे सिग्नल सेंड करता है। तो बेसिकली इनका यूज़ कब आता है, जब हम लोग DMA कंट्रोलर को कनेक्ट करते हैं 805 माइक्रोप्रोसेसर के साथ, राइट। नेक्स्ट बचता है हमारा रीसेट इन एंड रीसेट आउट। बेसिकली देखिए 805 माइक्रोप्रोसेसर का काम क्या है, वो लगातार इंस्ट्रक्शंस रन करता रहता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, वो हमेशा इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यूअसली रन करता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं माइक्रो प्रोसेसर की वो वापस से पहला इंस्ट्रक्शन रन करे तो उस केस में आप क्या करेंगे, रीसेट इन पे लो सिग्नल दे देंगे। इसे बार लिखा लगा हुआ है ना, दैट मीन्स यहाँ पे क्या सिग्नल आना चाहिए, लो सिग्नल आना चाहिए, तभी एक्टिवेट होगा।
तो रीसेट इन का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? रीसेट इन पिन का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जब हमें माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करना होता है। इस रीसेट का मतलब क्या होता है? इस रीसेट का मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर तो लगातार इंस्ट्रक्शंस रन करता चला जा रहा है, बट आप किसी पोजीशन में चाहते हैं कि नहीं, फिर से वो इंस्ट्रक्शन रन करो जो सबसे पहले लिखा हुआ है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? रीसेट इन का यूज़ करेंगे। और जिस समय आप रीसेट इन प्रेस करते हैं उसी समय जो है रीसेट आउट पे अपने आप हाई सिग्नल आता है। मतलब आप यहाँ लो देते हो तो ये और ये आपस में कनेक्टेड हैं, इसके यहाँ लो देने से वहाँ क्या जनरेट हो जाता है? हाई। और इस रीसेट आउट मतलब क्या है? आपने जैसे यहाँ हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल में आपने ये तीनों डिवाइसेस कनेक्ट कर रखे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जब माइक्रो प्रोसेसर रीसेट हो रहा है, मतलब अगर आप इसे रीसेट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ की भी वैल्यूज क्या होनी चाहिए? इनिशियल वैल्यूज 0 हो जानी चाहिए। तो ऐसे केस में जब आप पेरिफेरल डिवाइसेस को भी रिफ्रेश करना चाहते हो, रीसेट करना चाहते हो, तो आप इन डिवाइसेस को रीसेट आउट से कनेक्ट कर दोगे। ये था 805 माइक्रो प्रोसेसर के सारे पिन के फंक्शंस। वैसे एक बात बताऊँ, जब आप माइक्रो प्रोसेसर पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं एक बार, तब ये एक्चुअली ये पिन डायग्राम लास्ट में आके आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, क्योंकि फर्स्ट टाइमली जब आप इसे पढ़ते हो तो आपको सारी चीज़ें आपके लिए नई रहती हैं, तो आपको इसे रटना पड़ता है। तो क्या मैं सजेशन दे सकता हूँ इसके रिगार्डिंग? ठीक है, एग्जाम में आएगा, पहले स्टार्टिंग तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन जब आप सेमेस्टर एंड में पढ़ते हैं तो क्योंकि आपने छोटी छोटी चीज़ें कई बार, जैसे आप इंडिविजुअली इंटरप्ट पढ़ चुके हैं, आप इंडिविजुअली डीएमए कंट्रोलर पढ़ चुके हैं, आपने कई बार मेमोरी इंटरफेसिंग पढ़ ली है, तो तब जाके एट लास्ट में जब आप वापस से पिन डायग्राम देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। जो सेशन के स्टार्ट में आ रहा है पहली बार, उसे चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट लगेंगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ साथ आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे तो लास्ट में आपको 805 जो ये पिन डायग्राम, इनके जो फंक्शंस है, आपको काफ़ी आसान लगेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।